Let's start with Computer Organization and Architecture, Chapter 2. So, it is basically focused on computer evolution and performance. So, सबसे पहले हम देखते हैं इसका बैकग्राउंड. तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर का जो बैकग्राउंड था इसका स्टार्ट हुआ ENIAC मशीन से. ENIAC मशीन स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर. तो जो दो साइंटिस्ट इससे पहले काम कर रहे थे इस पर, उनका नाम है एकर्ट एंड मॉशली और यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से इनका ताल्लुक है. बेसिकली दिस ENIAC मशीन वॉज डिज़ाइंड फॉर ट्रेजेक्ट्री टेबल फॉर वेपन्स. उनके रिकॉर्ड कीपिंग के लिए इन्होंने इसको डिज़ाइन किया था. इन्होंने काम शुरू किया 1943 में और इस पर जो काम ख़त्म हुआ डेट वाज इन 1946. और फिर ये मार्केट में तो नहीं लेकिन इनकी जो आर्मी थी उनके लिए ये अवेलेबल रहा और तकरीबन 1955 तक ये इस्तेमाल होता रहा. इसकी डिटेल्स ये हैं कि आजकल के कंप्यूटर सिस्टम्स जो कि बाइनरी पे काम करते हैं, ये बाइनरी पे काम नहीं करता था बल्कि ये डेसिमल पे काम करता था. डेसिमल नंबर सिस्टम मींस 1 to 9 एंड देन 0. और जो एक्यूमुलेटर्स थे इसमें 20 एक्यूमुलेटर्स इस्तेमाल हो रहे थे और हर एक एक्यूमुलेटर जो था वो 10 डिजिट्स का था. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट एक्यूमुलेटर इज़ अ टाइप ऑफ रजिस्टर. और ये एक ऐसा रजिस्टर है कि जैसे एक कैबिनेट होती है, उस कैबिनेट में बहुत सारे मिनिस्टर होते हैं, लेकिन एक मिनिस्टर जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है. इसी तरीके से एक्यूमुलेटर की मिसाल जो है वो प्राइम मिनिस्टर की है अमंग ऑल रजिस्टर्स. तो कोई भी एक्टिविटी अगर हम परफॉर्म करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में, वो एक्यूमुलेटर के बगैर हो नहीं सकती. नाउ ENIAC मशीन वॉज प्रोग्राम्ड मैनुअली बाय स्विचेस. जिस तरीके से आज के कंप्यूटर स्क्रीन को हम इस्तेमाल करते हैं प्रोग्रामिंग के ज़रिए और उसको कंट्रोल करते हैं प्रोग्रामिंग के ज़रिए, इस तरह उसमें जो प्रोग्रामिंग होती थी वो स्विचेस के ज़रिए प्रोग्रामिंग की जाती थी और मैनुअली होती थी. स्विचेस को कनेक्ट करते थे एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पर, दूसरे पोर्ट से तीसरे पोर्ट पर, इस तरीके से वो प्रोग्राम्ड होते थे. देन वी हैव वैक्यूम ट्यूब्स. हमारे पास आज का जो कंप्यूटर सिस्टम है वो इतना छोटा इसलिए हो गया कि ये जो जितना भी काम होता है वो चिप्स बेस्ड है. और ये जो चिप्स हैं इनमें बेसिकली छोटे छोटे हज़ारों और लाखों स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, कंडेंसर या कैपेसिटर जिसको बोलते हैं, वो लगे होते हैं. लेकिन जब ये कैपेसिटर्स ईजाद नहीं हुए थे तो देन वी हैड वैक्यूम ट्यूब्स. वैक्यूम ट्यूब्स जो थी वो बिल्कुल बल्ब की तरह की ट्यूब्स थी और एनर्जी सेवर के साइज़ की वो वैक्यूम ट्यूब्स होती थी और 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स मिलकर ये ENIAC मशीन बनाती थी. तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उसका मशीन का साइज़ कितना होगा. अगर उसके वज़न की हम बात करें तो इट वाज अप्रॉक्सीमेटली 30 टन्स और जो डायमेंशन ये कवर करता था 15,000 स्क्वायर फीट पर ये एक कंप्यूटर मशीन था. और इसकी जो पावर कंजम्पशन थी डेट वाज 140 किलोवाट पावर कंजम्पशन और एक सेकंड में ये जो काम कर सकता था डेट वाज 5000 एडिशंस इट कुड परफॉर्म इन 1 सेकंड. सो दीज आर द डिटेल्स फॉर द फर्स्ट एवर कंप्यूटर मशीन जिसको हम ENIAC के नाम से जानते हैं. फिर उसके बाद दूसरी मशीन आई वॉन न्यूमैन ट्यूरिंग मशीन. आप लोगों ने जो हिस्ट्री पढ़ी है कंप्यूटर्स की, तो आमतौर पर जो हिस्ट्री हम स्टार्ट करते हैं वो हिस्ट्री वो वॉन न्यूमैन मशीन के से स्टार्ट होती है. लेकिन ये एक्चुअली सेकंड स्टेप था. इससे जो पहला स्टेप था डेट वाज एक्चुअली बेसिकली ENIAC मशीन. तो वॉन न्यूमैन या ट्यूरिंग मशीन जो था उसमें पहली दफ़ा कॉन्सेप्ट आ गया स्टोर्ड प्रोग्राम का. मेन मेमोरी स्टोरिंग प्रोग्राम्स एंड डेटा. ALU वाज ऑपरेटिंग ऑन बाइनरी डेटा. तो इसको हम फर्स्ट स्टेज पर इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि जो बाइनरी डेटा का कॉन्सेप्ट था वो वॉन न्यूमैन ने इंट्रोड्यूस किया. इससे पहले ENIAC मशीन जो थी वो डेसिमल सिस्टम पर काम कर रही थी. तो इसका जो ALU था डेट वाज ऑपरेटिंग ऑन बाइनरी डेटा. जो कंट्रोल यूनिट था इट वाज इंटरप्रेटिंग इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मेमोरी एंड एग्जीक्यूटिंग. तो मेमोरी में तमाम इसकी इंस्ट्रक्शन स्टोर होती थी. कंट्रोल यूनिट 1 by 1 इंस्ट्रक्शंस को फेच करता था, उसको इंटरप्रेट करके एग्जीक्यूट करता था और फिर वापस वो इंस्ट्रक्शंस जाती थी टुवर्ड्स द मेमोरी.
इनपुट एंड आउटपुट इक्विपमेंट ऑपरेटेड बाय कंट्रोल यूनिट, और वो तो खैर आज भी ऐसा ही है, लेकिन ENIAC मशीन में ऐसा नहीं था। वहाँ पे कंट्रोल यूनिट जो था वो इनपुट आउटपुट उसको कंट्रोल नहीं करता था। दिस मशीन वाज बेसिकली इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रिंसटन इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस स्टडीज़, और इसका जो आर्किटेक्चर था वो कंप्लीट हुआ 1952 में। जो स्ट्रक्चर वॉन न्यूमैन मशीन ने दिया था, बेसिकली आज भी हम उसी स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं। सो वी हैव बेसिकली 3 स्ट्रक्चर्स, मेन मेमोरी है, CPU है और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं। और अगर हम इन CPU को देख लें तो CPU के अंदर वी हैव बेसिकली 2 बेसिक ब्लॉक्स, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एंड प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट। नाउ यू कैन सी इन सब की आपस में अगर आप कम्युनिकेशन देख लें तो ALU is communicating with the program control unit, ALU is communicating with the main memory, control unit is contacting with the main memory। लेकिन अगर यहाँ पे देख लें तो IO equipment के साथ सिर्फ ALU कनेक्टेड है, इसके साथ प्रोग्राम कंट्रोल कनेक्टेड नहीं है। तो IO equipment जो है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, दे आर बेसिकली टेकिंग एंड गिविंग द डेटा टू द अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, और फिर मेन मेमोरी के साथ उसकी एक्सचेंज हो रही है। चूँकि कंट्रोल यूनिट का काम IO डिवाइसेस के साथ नहीं है, इस वजह से देयर आर नो कनेक्टिंग लाइंस बिटवीन कंट्रोल यूनिट एंड IO डिवाइसेस। नाउ दिस इज द बेसिकली आर्किटेक्चर स्टेप फॉर IAS कंप्यूटर्स। ये फिर इसके बाद न्यू जनरेशन थी IAS के नाम पर। इसमें 1000 मल्टीप्लाई बाय 40 बिट वर्ड्स पर यह काम करता था। बाइनरी नंबर पर भी ये भी काम कर रहा था, और इसकी जो इंस्ट्रक्शंस थी वो 2 मल्टीप्लाई बाय 20 बिट इंस्ट्रक्शन स्टोरेज पर यह काम करता था। जो डिफरेंट रजिस्टर्स इसमें इंट्रोड्यूस हुए, दे वर मेमोरी बफर रजिस्टर, memory address register, instruction buffer register, program counter, accumulator and multiplier quotient। We will be studying all these registers one by one, और we will see कि किस तरीके से हर एक रजिस्टर की कैपेसिटी कितनी है, स्टोरेज कितनी कर रहा है, काम उसका क्या है, और किन किन रजिस्टर के साथ इसकी कम्युनिकेशन होती है। So we will study them much in detail for these registers, all which are available in the computer system। Now this is the basically structure of IAS system। So actually हम जो आज आर्किटेक्चर को इस्तेमाल करते हैं वो मोर और लेस इस IAS स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। Now you can see on the top segment we have the input output equipment। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बताया, इनपुट आउटपुट was connected with ALU, उसका कोई कनेक्शन प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट के साथ नहीं है। सो यू कैन सी कि इनपुट आउटपुट से हमारी डेटा आ रहा है या जा रहा है, लेकिन ALU को आ जा रहा है। ALU में वी हैव द एक्यूमुलेटर, AC का मतलब है एक्यूमुलेटर, MQ का मतलब है मेमोरी कोशेंट, वी हैव द अर्थमेटिक लॉजिक सर्किट्स, MBR जो है वो मेमोरी बफर रजिस्टर है। मेमोरी बफर रजिस्टर जो है, बफर मीन्स टू स्टोर द डेटा, इसमें कोई काम नहीं होता, लेकिन ये टेम्परेरी स्टोरेज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसको हम बफर रजिस्टर बोलते हैं। चूँकि इट इज़ अ पार्ट ऑफ मेमोरी, इस वजह से इसका पूरा नाम जो है वो मेमोरी बफर रजिस्टर है। नाउ दिस इज़ कम्युनिकेटिंग विद अर्थमेटिक एंड लॉजिक सर्किट्स। अब यहाँ पे वो सर्किट्स बने हैं जो कि एक्चुअली काम करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए, एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए। और डेटा का आना और जाना लाजमी तौर पर एक्यूमुलेटर के थ्रू होगा, इसलिए यहाँ पर दोनों लाइनें कनेक्टेड हैं। अगर हम कोई डिवीजन का काम कर रहे हैं तो कोशेंट हमें चाहिए, वो यहाँ पे स्टोर होगा, और वो कोशेंट भी फिर एक्यूमुलेटर के साथ कनेक्टेड होगा। नीचे के सेक्शन पे हम आ जाएं तो मार इज़ फॉर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ये एक्चुअली इंस्ट्रक्शंस को क्रिएट करने के लिए ये सेक्शन है, और इंस्ट्रक्शंस, हर एक इंस्ट्रक्शन IR में आएगी, यहाँ पे वो स्प्लिट होगी, और फिर उस इंस्ट्रक्शन के मुताबिक कंट्रोल सिग्नल जनरेट होंगे, और फिर कहाँ कहाँ पर इन्होंने काम करना है वो तमाम को कम्युनिकेट हो जाएंगे। IBR इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर जो टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ इंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल करेगा, एंड एवरीथिंग इज़ बीन कम्युनिकेटिंग फ्रॉम मेन मेमोरी
and addresses.